यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। ये पेपर है चंडीगढ़ का, है ना? ठीक, एक एक नंबर वाले की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो हम एमसीक्यू तुम्हारे एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स तैयार करवा देंगे, है ना? उसके लिए टेंशन मत लो। अब देखो ध्यान से, इसमें क्वेश्चंस देख लो, जो जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, तैयार कर चुके हो, मतलब तुम्हारा सिलेबस कितना कवर हो गया है, ये पता चलेगा कि भाई रैंडमली हमने एक पेपर लिया जो अभी रिसेंटली आया। क्लासिफाई पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी, ये यूनिट नंबर 4 में पढ़ चुके हो। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ये यूनिट नंबर 5 में पढ़ चुके हो। ठीक, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये यूनिट 7 में पढ़ोगे तुम लोग, यूनिट नंबर 6 में पढ़ोगे, है ना? एग्जाम्पल ब्रीफली डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिल्ट्रेशन, ये ऑलरेडी यूनिट 4 में पढ़ चुके हो तुम, है ना? इफरवेसेंट ग्रेन्यूल, इसके बारे में आगे पढ़ोगे। व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल एड्स, यूनिट नंबर 2 पढ़ चुके हो, है ना? एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग साइक्लोन सेपरेटर, यूनिट नंबर 4 में पढ़ चुके हो। डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड डिफ्लोकुलेटेड, ये कल के उसमें सस्पेंशन में पढ़ाया था हमने। राइट ब्रीफ नोट ऑन डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, ऑलरेडी पढ़ चुके हो पैकेजिंग मटेरियल में। डिफाइन वैक्सीन, ये आगे पढ़ोगे। ब्रीफली वेरियस ऑइंटमेंट, ये भी यूनिट 5 में अभी पढ़ने वाले हो। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन, है ना? सारे क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन खाली बच रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो जो पढ़ाया गया। 5 नंबर वाले में भी देख लो कि भाई कितने हो गए। 5 नंबर वाले में राइट डाउन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एप्लीकेशन बाल मिल, यूनिट नंबर 4 में कर चुके हो, है ना? डिफाइन इमल्सन, राइट नोट ऑन इनस्टेबिलिटी इन इमल्सन, ये आज तुम करोगे। डिफाइन एक्सट्रैक्शन, इनलिस्ट द वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, यूनिट 4 में ऑलरेडी कर चुके हो। क्लासिफाई, ये यूनिट नंबर 7 है, लास्ट यूनिट है। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एनडीडीएस, ठीक है। डिफाइन टैबलेट, ये तुम ऑलरेडी कर चुके हो। डिफाइन पेरेंट्रल, इनलिस्ट द वेरियस पेरेंट्रल्स, ये आगे की इसी यूनिट में, यूनिट 5 में आगे बचा हुआ है। प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ऑफ एफबीडी, तो अगर एनडीडीएस को छोड़ दिया जाए, है ना, एनडीडीएस को और पेरेंट्रल्स को, ये 2 पॉइंट छोड़ दिए जाए तो सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो खुद। मतलब मैंने कहा ना कि तुम्हारा सिलेबस इतना हो चुका है कि आज की डेट में पास होने से ज्यादा नंबर तुम ला सकते हो, अगर जितना पढ़ा दिया उतना तुम कवर कर लो। ठीक, आगे जितना बचा है सभी में 2-2 क्वेश्चन मुश्किल से फंसेंगे, चाहे जिस सब्जेक्ट की बात कर लो, 2 या 3 क्वेश्चन ही उनमें से आने हैं। इसमें 2 यूनिट, इस 5वीं के बाद 2 यूनिट और बचती है, राइट? एक 6वीं यूनिट और एक 7वीं, एक एक क्वेश्चन दोनों से आता है। तो कुल मिला के अब ये बताने का, कोई भी पेपर XYZ तुम उठा लो, कोई भी पेपर 80% पेपर तुम सॉल्व कर सकते हो। कोई भी XYZ पेपर ले लो, 80% पेपर तुमसे सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एग्जाम टाइम पे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट और कंटेंट मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो जितना तुम्हें आता है उतना करने की प्रैक्टिस कर डालो, शुरू करो। अब समय आ चुका है ना? याद करो चीजों को और पेपर, और जब भी पेपर सॉल्व करो एक सिटिंग में, ये ना हो कि 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिया, 2 क्वेश्चन शाम को सॉल्व करें, 2 क्वेश्चन बाद में सॉल्व कर लेंगे। जो भी पेपर उठाओ, अगर टॉप करना है, बहुत अच्छे नंबर से पास होना है, तो शुरुआत कर दो, समय आ चुका है। 70 से 80 पर कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, 70 से 80% क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। जिसके नहीं सॉल्व होते मुझे भेज देना, मैं यहां एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? चलो भाई, बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। यस, इमल्सन और ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, है ना? इमल्सन एंड ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। इमल्सन में कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, याद रहे। इमल्सन में कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार इमल्सन और डिफाइन प्रिपरेटरी मेथड किस तरीके से बनाया जाता है ना? इमल्सन बेसिस के बारे में शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। इमल्सन के डिफेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इमल्सन की इनस्टेबिलिटी पूछ ली जाती है। इमल्सन के टाइप पूछ लिए जाते हैं। फेज इन्वर्जन, तो इमल्सन
से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या होता है हम बता ही चुके हैं आपको कि भाई बाईफेजिक होता है। इमल्सन कैसा है? बाईफेजिक है ना। बाईफेजिक मतलब दो फेज है, लेकिन खास बात क्या है कि दोनों फेज लिक्विड है। दोनों फेज लिक्विड हैं। और लिक्विड कैसे? इमिसिबल, दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। दोनों में ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है ना। ईगो प्रॉब्लम, ये अपने ईगो में रहता है, ये अपने ईगो में। एक ऑयल है तो एक पानी है। अब दोनों की ईगो को अगर खत्म कर दिया जाए तो दोनों मिल जाएंगे, उसी को हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। उसी को बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, है ना। चलो शुरू करें आगे। इमल्सन, इमल्सन क्या? बाईफेजिक यानी दो फेज का सिस्टम है, जैसा अभी हमने बताया। टू फेजिक सिस्टम है, कंसिस्ट ऑफ टू कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड। दोनों आपस में लिक्विड घुलनशील नहीं है। जहां पर एक लिक्विड डिस्पर्स फेज और दूसरा लिक्विड डिस्पर्सन फेज, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कल, है ना। ठीक है, यानी एक इंटरनल फेज और एक एक्सटर्नल फेज। अगर क्लासिफिकेशन, तो पहले तो इंटरनल एक्सटर्नल के नेचर के बेस पे। एक ऑयल इन वाटर होता है। ऑयल इन वाटर में वाटर ज्यादा होगा, यानी कंटिन्यूअस फेज। जो नीचे वाला होगा, भाई जाहिर सी बात, जो नीचे वाला होगा वो कंटिन्यूअस फेज होगा, और जो ऊपर वाला होगा वो हल्का होगा। भाई जाहिर सी बात है, एक तराजू है ना, सिंपल सी बात है। एक तराजू है, ठीक है, इधर ऑयल है, इधर वाटर रख दिया, ठीक। अब अगर पानी ज्यादा है तो ये वाला नीचे जाएगा, और तेल कम है तो ये ऊपर जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो? ऑयल इन वाटर, है ना। भाई जो वजन वाला है वो नीचे लिखा जाएगा, जो हल्का वाला है वो ऊपर लिखा जाएगा। इससे क्या पता चलता है? इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, यानी जो नीचे वाला है वो कंटिन्यूअस फेज है। वो कंटिन्यूअस फेज है, या उसी को डिस्पर्सन फेज बोलते हैं। उसी को डिस्पर्सन फेज बोलते हैं, है ना। और जो हल्का वाला है उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं। बात समझ में आएगी नहीं, है ना। तो ऑयल इन वाटर, ऑयल इज डिस्पर्स फेज और वाटर कंटिन्यूअस फेज। वहीं पे वाटर इन ऑयल हो गया, वाटर इन ऑयल हो गया। अब की बार क्या है, यहां पर वाटर है और यहां पर ऑयल है, तो यही उल्टा हो जाएगा। पानी कम है और तेल ज्यादा है, यानी पानी अब की डिस्पर्स फेज हो गया, ऑयल कंटिन्यूअस फेज हो गया। इसके बाद मल्टीपल इमल्सन्स आ गए। ऑयल इन वाटर इन ऑयल, इसको ऐसे समझो, है ना। इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसको समझने के लिए हम क्या तरीका निकालेंगे? देखो, सिंपल इमल्सन तो किसी तरीके से सर जी समझ में आ गया, है ना, कि भाई एक ऑयल इन वाटर है और दूसरा वाटर इन ऑयल है। ये तो दिमाग में घुस गया, लेकिन ये मल्टीपल इमल्सन कैसे समझें? तो मल्टीपल इमल्सन को क्या समझो, एक क्या है, ऑयल इन वाटर, है ना। ये इमल्सन तुमको समझ में आ गया, ठीक। ये इमल्सन समझ में आ गया, तो इस इमल्सन को उठाओ, इस इमल्सन को उठाओ और किस में डाल दो? ऑयल में डाल दो। ये क्या है? ऑयल की बकेट है। तो ये ऑयल इन वाटर इमल्सन को किस में डाल दिया हमने? ऑयल में डाल दिया, ठीक। तो ये किस तरह हो सकता है? ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्सन, ठीक। भाई ये इमल्सन, ये तो समझ में आ गया ना इंडिविजुअली तुमको, है ना। तो हमने क्या किया, इस इमल्सन को उठाया और ऑयल की बास्केट में डाल दिया। यहां पे जो ऑयल है ये तुम्हारा कंटिन्यूअस फेज आ गया, ठीक, कंटिन्यूअस फेज आ गया। उसी तरीके से वाटर इन ऑयल को उठाओ और ये क्या है? पानी है, ठीक है, इसमें डाल दिया, ठीक। तो कौन सा इमल्सन हो जाएगा? वाटर इन ऑयल इन वाटर। यानी ये जो इमल्सन है ये किसमें है? ऑयल में है। ये जो इमल्सन है ये किसमें है? पानी में है। इसी को बोलते हैं मल्टीपल इमल्सन। बताओ भाई, याद हो जाएगा? देखो ऐसे नहीं समझ में आता है, लेकिन इस इमल्सन को पानी में डाल, वाटर में, ऑयल में डाल दो, इस इमल्सन को पानी में डाल दो, बोलो, इसको मल्टीपल इमल्सन बोलते हैं, है ना। ये क्लासिफिकेशन का है कि भी आप पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेज के। उसके बाद बात करते हैं ऑयल इन वाटर इमल्सन। सिंपल अभी हमने बताया, है ना, ऑयल इन वाटर इमल्सन, ठीक। ऑयल इन वाटर,
क्या होगा भाई, पानी की बाल्टी में कुछ ड्रॉपलेट्स हमने डाल दिए, काहे कि ऑयल के, ये ऑयल है और इधर में ज्यादा पानी है, तो ज्यादा पानी है तो पानी कंटिन्यूअस फेज हो जाएगा, और तेल कम है तो तेल ऊपर, यानी डिस्पर्स फेज, है ना। तो ऑयल डिस्पर्स फेज है, वाटर तुम्हारा कंटिन्यूअस फेज है। एग्जांपल के तौर पर दूध, मिल्क, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं मिल्क तुम्हारा कैसा इमल्सन है, तो मिल्क तुम्हारा ऑयल इन वाटर है। कैसे, जब दूध में, है ना, दूध को जमा के जब मक्खन निकालते हो तो तुम देखते होगे जो मक्खन है वो एक तरह से ऑयल है, जमा हुआ मक्खन है ना, ऑयल है, तो ऑयल कंटेंट कम रहता है, पानी का कंटेंट ज्यादा रहता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल इन वाटर। तो दूध क्या है, ऑयल इन वाटर, ठीक है। वहीं पे अगला क्या है, वाटर इन ऑयल, इसमें क्या है, पानी तुम्हारा डिस्पर्स फेज रहेगा, ऑयल तुम्हारा कंटिन्यूअस फेज रहेगा। जैसे बटर हो गया या कोल्ड क्रीम हो गई, अब इसमें पानी का कंटेंट कम है, ऑयल ज्यादा है ना, तो जो ज्यादा होगा वो कंटिन्यूअस फेज होगा, जो कम है वो डिस्पर्स फेज होगा। क्लियर। तो मक्खन किसका उदाहरण है, वाटर इन ऑयल का। ओके, फिर मल्टीपल इमल्सन या डबल इमल्सन बोलते हैं इसको, मल्टीपल इमल्सन या डबल इमल्सन, है ना। वही केस है, ऑयल इन वाटर, है ना, ऑयल इन वाटर को उठाकर तेल में डाल दिया तो ऑयल इन वाटर इन ऑयल, या वाटर इन ऑयल इन वाटर, तो एक इमल्सन को उठा के तेल या पानी में डाल दिया, उसी से हमने जोड़ दिया, ये मल्टीपल इमल्सन हो गया। ठीक है, ये मल्टीपल इमल्सन है तुम्हारे। फिर माइक्रो इमल्सन्स आते हैं। माइक्रो इमल्सन क्या है, बहुत छोटे छोटे से माइक्रो फाइन पार्टिकल्स होते हैं। माइक्रो इमल्सन्स डिफाइन एज ए क्लियर ट्रांसपेरेंट इमल्सन कंसिस्ट ऑफ ग्लोब्यूल्स इज लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर इन डाया, है ना, इसको हम माइक्रो इमल्सन बोलते हैं। किसके, जो पार्टिकल साइज है ग्रेन्यूल के, या जो तुम्हारे ड्रॉपलेट्स के पार्टिकल साइज हैं, उनका जो डायामीटर है उसके, चूंकि 0.1 माइक्रोमीटर बहुत छोटा साइज है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इमल्सन, है ना। ड्यू टू हाई कैपेसिटी माइक्रो इमल्सन, फर्स्ट चॉइस फार्मास्यूटिकल, जितनी छोटी चीजें होंगी उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है, और सॉल्युबिलिटी अच्छी होने की वजह से फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में दवा बनाने की फर्स्ट चॉइस कहलाते हैं। तो ये साइज के बिहाफ पे माइक्रो इमल्सन है। उसके बाद इमल्सन के डिफेक्ट आते हैं, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ इनस्टेबिलिटी इन इमल्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनस्टेबिलिटी, यानी इमल्सन स्टेबल क्यों नहीं है, प्रॉब्लम कहां पे है। तो इनस्टेबिलिटी यानी टेंडेंसी ऑफ एन इमल्सन टू सेपरेट। भाई सीधी सी बात है ना, इमल्सन काहे से बना है, दो इमिसिबल लिक्विड से, एक तेल एक पानी, सीधा एग्जांपल है। तो जाहिर सी बात है, जबरदस्ती दोनों आपस में रहना नहीं चाहते, जबरदस्ती तुमने रखा है ना। तो अगर भाई दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग नेचर के, समझाया बुझाया साथ रहने लगे, अगर अच्छी बॉन्डिंग हो गई दोनों की तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें दिखाने के लिए साथ हैं और फिर अलग हो जाए, आपस में झगड़ा करने लगे, तो ऐसे लोगों का साथ रहने का कोई मतलब नहीं है ना। तो वही चीज यहां पर भी है, इमल्सन की टेंडेंसी होती है अलग होने की। अब ये डिपेंड करता है कि तुमने कितना समझा बुझा के एक साथ रखा है। इसमें एक आता है कोएलिसेंस, ये स्पेशली पूछ लेते हैं कई बार, कोएलिसेंस क्या होता है कि जैसे सस्पेंशन में फ्लोक्यूल्स होते हैं ना, उसी तरह से तुम्हारे इमल्सन में कोएलिसेंस होती है। छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स हैं, कोएलिसेंस अकर्स व्हेन स्मॉल ड्रॉपलेट्स मर्ज टू फॉर्म लार्जर ड्रॉपलेट। ये छोटे छोटे से जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये इकट्ठा होके एक बड़ा ड्रॉपलेट बना लेते हैं, और जब बड़ा ड्रॉपलेट बना लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। भाई इमल्सन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करते हैं, तभी बढ़िया इमल्सन बनता है। और ये फिर बदमाशी करते हैं, छोटे छोटे से इकट्ठा करके यूनिटी बना लिए और बड़े साइज का बना लिए, जिससे प्रॉब्लम क्या आएगी, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं कोएलिसेंस। तो कोएलिसेंस क्या है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स, यानी कोएलिसेंस में छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बना लेती हैं, जिससे तुम्हारा इमल्सन अस्थिर हो जाता है, राइट, स्थिर नहीं रहता है। ठीक, इससे ड्रॉपलेट साइज, जो बूंदों का आकार है, वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इसको ठीक करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनस्टेबिलिटी या डिफेक्ट, इमल्सन डिफेक्ट। अगली प्रॉब्लम आती है क्रीमिंग, क्रीमिंग, है ना। अब जैसे सपोज करो ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर आ जाए या नीचे चला जाए, ठीक है,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रीमिंग। जैसे बटर, दूध में क्या होता है, क्रीम ऊपर आ जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता है, यानी दूध से जो दूध है तुम्हारा वो क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्सन है। अगर क्रीम वापस ऊपर आ गया, इसका मतलब वो जो इमल्सन था अभी तक, वो इमल्सन बढ़िया नहीं रहा, है ना। क्रीमिंग अकर्स व्हेन डिस्पर्स ड्रॉपलेट, डिस्पर्स जो कम होती है, डिस्पर्स ड्रॉपलेट या तो ऊपर आ जाए या नीचे सेटल डाउन हो जाए डेंसिटी के आधार पर। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे सेटल हो जाएंगी, नहीं तो ऊपर आ जाएंगी, ठीक है, जिससे दोनों लेयर अलग अलग हो जाती हैं, है ना। इसको इमल्सन पूरी तरह टूटता नहीं है, लेकिन इमल्सन अलग हो जाता है, लेकिन बाद में उसको अच्छे से शेक करने से वापस ये रिवर्स भी हो जाता है। अच्छे से शेक करो, शेक करके फिर से मिक्स कर सकते हैं। कोएलिसेंस को रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, क्रीमिंग रिवर्स हो जाती है। इसी वजह से इमल्सन पे भी लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, ठीक। मुकेश और पता नहीं क्या पूछते रहते हो तुम। देखो टॉपिक के बारे में पूछो जो पूछना है, फालतू का कहीं न्यूज़पेपर में देख लिया, कहीं अपना, ये सब फालतू की चीजें ना, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है। सहलियान कैसे कहते हैं, सहलियान क्या होता है मुझे खुद नहीं पता, है ना। तो उसके बाद ब्रेकिंग या क्रैकिंग ऑफ द इमल्सन। इमल्सन, अब ब्रेकिंग और क्रैकिंग क्या होता है, जो दो लेयर से मिलकर बना है, दोनों लेयर सेपरेट आउट हो जाती हैं, कंप्लीटली सेपरेशन, यानी ऑयल और पानी की लेयर सेपरेट हो गई। अगर सेपरेट हो गई तो ये इमल्सन नहीं रह गया। ब्रेकिंग इज द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड फेज, दोनों लिक्विड फेज यानी ब्रेकिंग अवस्था, दोनों द्रव पूरी तरह अलग हो जाते हैं, जिससे इमल्सन इज डिस्ट्रॉयड। अब दोनों अगर अलग हो गई, डोजेस फॉर्म क्या होता है भाई, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इमल्सन तुम्हारा डोज है, ये लिक्विड डोजेस फॉर्म है। टैबलेट तुम्हारा सॉलिड डोजेस फॉर्म है, कैप्सूल तुम्हारा सॉलिड डोजेस फॉर्म है, सस्पेंशन तुम्हारा लिक्विड डोजेस फॉर्म है ना। टाइप ऑफ डोज इज कॉल्ड डोजेस फॉर्म। कोई डोज सॉलिड होती है, कोई लिक्विड होती है, कोई इंजेक्टेबल होती है, दैट इज कॉल्ड डोजेस फॉर्म। ये डोजेस फॉर्म इमल्सन क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ठीक है। हाँ, तो अब ब्रेकिंग या क्रैकिंग, अगर इमल्सन ब्रेक या क्रैक हो जाता है, ठीक। दूसरा, तुम लोगों से खास रिक्वेस्ट है, जब जो टॉपिक चले क्वेश्चन वही पूछो, है ना। फालतू में उससे क्या होता है, तुम्हारा एक सवाल होता है और डिस्टर्ब पूरी पूरी क्लास हो जाती है, समझे। तो कोशिश करो जो चीज पढ़ाई जा रही है वो पढ़ो। रिकॉर्डेड में तुम्हारे पास ये लेक्चर्स पढ़े भी हैं, है ना, इनको एक दिन पहले पढ़ लिया करो, ताकि तुम्हारे पास सवाल रहा करे इससे रिलेटेड। एक दिन पहले जो पढ़ाया जाता है ना, नोटिफिकेशन में आई जाता है कि अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, उसको पढ़ लिया करो, रिकॉर्डेड में पढ़े हो। तुम्हारे एक क्वेश्चन से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है और हमारा 10 मिनट चला जाता है, राइट। तो ठीक, तो ये रिवर्स नहीं होता, ये बड़ी प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम आती फेज इनवर्जन, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, फेज इनवर्जन। अब ध्यान से देखो फेज इनवर्जन होता क्या है। सपोज करो एक इमल्सन है, ऑयल इन वाटर ले लो, ऑयल इन वाटर इमल्सन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर ये पानी है, क्या है, यहां पर ये पानी है, ठीक है। इसमें कुछ बूंदे हमने ऑयल की डाल दी, कुछ बूंदे ऑयल की डाल दी। इससे क्या बोलते हैं, कौन सा इमल्सन है, ऑयल इन वाटर। ये क्या है, ऑयल, ठीक है। और हरे रंग से जो है ये क्या है, वाटर। क्लियर, ये इमल्सन समझ में आ रहा है। अब देखो फेज इनवर्जन में क्या करेंगे, हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम तेल यानी ऑयल डालना शुरू करते हैं, ऑयल डालना शुरू करते हैं, तब तक डालते रहते हैं जब तक जो पानी है उससे ज्यादा तेल हो जाए, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब ये कौन सा इमल्सन रह गया, अब ये कौन सा इमल्सन रह गया, अब इसमें पानी कम हो गया, तेल ज्यादा, यानी ये अब हो गया वाटर इन ऑयल। यानी पहले इमल्सन क्या था, ऑयल इन वाटर, है ना, पानी ज्यादा था तेल कम था, तो ऑयल इन वाटर। हमने इसमें तेल मिलाना शुरू कर दिया, ठीक है, और तेल खूब सारा मिलाया, तेल खूब सारा मिलाया, तो कंडीशन क्या हो गई, इसमें तेल ज्यादा हो गया,
पानी कम हो गया तो ये जो इमल्सन है ये चेंज हो गया और ऑयल इन वाटर इमल्सन किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर इन ऑयल इमल्सन में। इसी को बोलते हैं फेज इन्वर्जन। बताओ भाई ये चीज समझ में आएगी नहीं? चीज मुश्किल है लेकिन कोशिश करी हमने कि थोड़ा आसानी से समझाया जा सके। यानी इमल्सन का चेंज हो जाना, इमल्सन के टाइप का चेंज हो जाना, जो फेज हैं, है ना, यानी जो डिस्पर्स फेज था वो डिस्पर्सन हो गया। ध्यान से देखो बात को, जब तक तेल कम था ये डिस्पर्स फेज था, ये डिस्पर्स था, और वाटर डिस्पर्सन फेज था, डिस्पर्सन था। ठीक, फिर हमने क्या किया, तेल ज्यादा मिला दिया, अब तेल ज्यादा हो गया तो ये इमल्सन कैसा होगा, वाटर इन ऑयल। अब वाटर किस में हो गया, वाटर डिस्पर्स फेज हो गया, वाटर डिस्पर्स फेज हो गया, और ऑयल डिस्पर्सन फेज हो गया, डिस्पर्सन फेज हो गया। यानी ये आपस में चेंज हो गए। पॉइंट एकदम क्लियर है ना? देखो ये फेज इन्वर्जन क्वेश्चन में पूछा जाता है तो कभी कंफ्यूज मत होना। जो फेज थे वो बदल गए, जो डिस्पर्सन था वो डिस्पर्स फेज हो गया, जो डिस्पर्स फेज था वो डिस्पर्सन फेज हो गया। दैट इज कॉल्ड फेज इन्वर्जन। इमल्सन का प्रकार बदल जाना, यानी तेल जल से जल तेल इमल्सन हो जाना। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गया तो। अच्छा, ये जो इनस्टेबिलिटी होती है ये प्रॉब्लम क्यों आती है? आती है स्टोरेज कंडीशन से। कभी भी कोई दवा लो, है ना, उसके ऊपर स्टोरेज कंडीशन लिखी रहती है, लेकिन हम लोगों की आदत में नहीं है कि किसी भी दवा की स्टोरेज कंडीशन पढ़ें। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज है, या तो दवा खुले में रखी जाती है या दवा फ्रिज में रखी जाती है। तीसरी कोई कंडीशन हम मानते ही नहीं है, है ना। अगर दुकानदार ने बोल दिया इसको फ्रिज में रखना तो हम चुपचाप फ्रिज में रख देंगे, बहुत ईमानदार, पूरे ईमानदारी के साथ जाएंगे फ्रिज में रख देंगे। ठीक, अब लाइट रहे हो चाहे ना रहे, 2 दिन लाइट चली जाएगी फिर भी वो फ्रिज में है। मेडिकल स्टोर पे भी जाओ, दुकान में लिखा, भाई तुमने पढ़ा है कि वैक्सीन फ्रिज में रेफ्रिजरेटेड में रहता है, तुम गांव में चले जाओ तुमको वैक्सीन फ्रिज में ही मिलेगी, और पता चला उस गांव में पिछले 1 हफ्ते से लाइट नहीं आ रही है, लेकिन नियम पूरा फॉलो होगा, दवाई फ्रिज में ही है। ठीक है, ठीक। तो कॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी क्या है? टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर का चेंज होना, स्टोरेज कंडीशन मैच ना करना, या कभी कभी इमल्सीफाइंग एजेंट अगर कम मिलाया गया तो प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ड्रॉपलेट लार्ज साइज की हो गया, जैसे कोएलेसेंस हमने बताया था, है ना, कोएलेसेंस बताया, उसमें क्या हुआ, छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर बड़ी ड्रॉपलेट बना लेती हैं, इसी को बोलते हैं क्या, कोएलेसेंस, है ना। तो ये भी एक प्रकार की प्रॉब्लम है। विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, विस्कोसिटी का कम होना भी प्रॉब्लम है। एक्सटर्नल स्ट्रेस, शेकिंग या फ्रीजिंग, ज्यादा शेक कर देना या ज्यादा फ्रीज कर देना, है ना, जमाना या ज्यादा झटका देना, ठीक, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ओके, तो ये इनस्टेबिलिटी के रीजंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं मेथड टू प्रिपेयर इमल्सन, किस किस मेथड से इमल्शन प्रिपेयर किए जाते हैं। देखो एक स्मॉल स्केल होता है, एक लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल में ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड और बॉटल मेथड है। लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियल इमल्सीफायर्स होते हैं, बड़े बड़े से होते हैं। मेथड ऑफ इमल्सन प्रिपरेशन, ऑयल इन वाटर इमल्सन प्रिपेयर्ड बाय डिवाइडिंग, भाई जैसे ऑयल इन इमल्सन है ना, ऑयल को जो जिसको हमें मिलाना है, ऑयल इन वाटर केस में क्या होता है, ये पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है, बकेट में पानी भरा है, हमको क्या करना है, इसमें ऑयल मिलाना है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो क्या करते हैं, जैसे शरबत बनाना है ना, जैसे शरबत बनाना है तो पानी लिया, अगर चीनी को छोटा छोटा पीस लिया जाए, चीनी को छोटा छोटा पीस लिया जाए तो शरबत आसानी से बन जाएगा, बन जाएगा ना, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी हमको तेल को पानी में मिलाना है, तो अगर हम तेल की जो ड्रॉपलेट्स हैं इनके साइज को और फाइन कर दें, छोटा कर दें, और फिर मिलाएं तो आसानी से बन जाएगा। वही दूसरी तरफ वाटर इन ऑयल इमल्सन है, यानी बकेट में अब की बार क्या है, बकेट में अब की बार तेल है, ऑयल है, इसमें हमको पानी मिलाना है, तो क्या करेंगे,
पानी की ड्रॉपलेट्स को अगर हम छोटा छोटा कर दें तो आसानी से मिल जाएगा ना, ठीक है। तो वही चीज कही जा रही है, ऑयल इन वाटर इमल्सन में पानी में तेल मिलाना है तो क्या करेंगे, ऑयल के ड्रॉपलेट्स को ऑयली फेज कंप्लीटली इनको माइन्यूट ग्लोब्यूल्स, जो ऑयली फेज हैं उनको एकदम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स या ग्लोब्यूल्स में फाइनली कन्वर्ट कर दिए जाएं, जिससे एक्वस फेज में आसानी से वो मिक्सअप हो जाए। उसी तरीके से ऑयल, वाटर इन ऑयल, यानी यहां पर पानी को तेल में मिलाना है। यहां पर क्या करेंगे, डिवाइडिंग एक्वस फेज कंप्लीटली इनटू माइन्यूट ग्लोब्यूल्स, यानी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको एकदम छोटा छोटा, यानी कुल मिला के कह सकते हो जिस चीज को मिलाना है वो एकदम छोटा छोटा होना चाहिए, माइन्यूट होना चाहिए। चाहे शरबत बनाने के लिए शक्कर मिलाओ, राइट, चाहे ऑयल इन वाटर में तेल मिलाओ, चाहे वाटर इन ऑयल में पानी मिलाओ, जो भी मिलाओगे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो, इससे अच्छा जो है तुम्हारा इमल्सन बनता है। अब बात करते हैं एक एक मेथड की। ड्राई गम मेथड स्मॉल स्केल पे, है ना, इसको का दूसरा नाम कॉन्टिनेंटल मेथड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल मेथड, है ना, सिनोनियम भी याद रखना। तो कॉन्टिनेंटल मेथड यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी इमल्सन, किससे, ऑयल, वाटर और गम, तीन चीज मिलाई जाती हैं। क्या क्या, ऑयल, ठीक, वाटर और गम। इनका जो रेशियो रहता है 4:2:1, 4:2:1, है ना। इमल्सन कौन सा, वाटर, ऑयल, वाटर, गम। अब ध्यान से देखो, 4 पार्ट तेल है, 2 पार्ट पानी है, यानी इमल्सन कौन सा हुआ, वाटर इन ऑयल हुआ, है ना, ठीक है। तो भाई कॉन्टिनेंटल मेथड में ऑयल, वाटर और गम मिलाया, यही मिलाते ही हैं। तो 4 पार्ट हमने तेल लिया, 2 पार्ट पानी लिया और 1 पार्ट गम का ले लिया और उसके बाद ले लिया मोटार पेस्टल। मोटार पेस्टल तुम लोगों ने लैब में देखा होगा, है ना। मोटार पेस्टल लिया और खूब अच्छे से मिला के चारों को इमल्सन बनाने की कोशिश करी, खूब अच्छे से मिक्स कर लिया। क्या क्या स्टेप होंगे, पहले हम मोटार पेस्टल में गम, है ना, गोंद जो होता है काफी मजबूत होता है, तो सबसे पहले हम मोटार पेस्टल में उसी को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट गम का लिया हमने, खूब अच्छे से क्या किया, खूब अच्छे से पाउडर बना दिया। उसके बाद 4 पार्ट हमने ऑयल ले लिया, ड्राई पाउडर में, एक ड्राई मोटार में, उसको हमने पीस लिया खूब अच्छे तरीके से। फिर लास्ट में सबसे पहले 2 पार्ट हमने पानी का मिलाया, छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके, और कंटिन्यूअसली हम तब तक घोलते रहे, तब तक उसको पीसते रहते हैं जब तक चिट चिट की आवाज ना आ जाए, है ना। कैसी, क्लिकिंग। अगर मम्मी को कभी खोया बनाते हुए देखे हो, है, तो भाई शुरुआत में क्या रहता है, शुरुआत में उसमें ऑयल और पानी दोनों रहता है, आराम से मिक्स होता रहता है। लेकिन जब खोया बन चुका होता है, यानी पानी इवेपोरेट हो चुका होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो उसमें तेल और पानी ही बचता है, यानी जो एवरेज है वो एवरेज आसपास का आ गया, ऑयल भी उसमें है, पानी भी है, राइट। फिर उसको मम्मी लोग तब तक चलाती रहती, तब तक चलाती रहती, तब तक चलाती रहती, जब तक चिट्टी चिट्टी की बढ़िया सी आवाज ना आने लगी। वही चीज यहीं पे मोटार पेस्टल में तब तक तुमको घिसते रहना है जब तक क्लिकिंग साउंड ना आ जाए। क्लिकिंग साउंड आ गया मतलब तुम्हारी थिक क्रीम तैयार हो गई, है ना। तो रिमेनिंग क्वांटिटी जो पानी की बची हुई है उसको भी हम मिला देते हैं और फाइनल इमल्सन हमारा तैयार हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई गम मेथड या कॉन्टिनेंटल मेथड। अगला आता है वेट गम। अभी हम ड्राई गम मिला रहे थे, अब हम वेट गम मेथड मिलाएंगे, जिसका जो दूसरा नाम है इसको इंग्लिश मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश मेथड। स्पेशली ये ऑयल इन वाटर इमल्सन के लिए है। अब इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें भी ऑयल वाटर इमल्सिफायर, है ना, ऑयल वाटर और गम ही लेंगे। तो इसमें फिर मोटार पेस्टल लिया, ठीक है, 1 पार्ट गम का लिया, 2 पार्ट पानी लिया, दोनों को, है ना, दोनों को खूब अच्छे से हमने मिक्स किया। पहले क्या किया था, गम और तेल एक साथ लिया था, बाद में पानी मिलाया था। इस बार क्या हमने किया, 1 पार्ट हमने गम का लिया और 2 पार्ट हमने पानी के ले लिए, ठीक। और उसके बाद 4 पार्ट हमने ऑयल का ले लिया, बस आगे पीछे करके लिया है और कुछ नहीं, ठीक। आफ्टर एडिंग द ऑयल खूब अच्छे से कई मिनट तक मिक्स करते रहते जब तक प्राइमरी इमल्सन ना बन जाए।
एक बार प्राइमरी इमल्सन फॉर्मेशन हो गया, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड टू फाइनल इमल्सन, जो वॉल्यूम मेकअप करना है वो वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं। ये वेट गम मेथड है। फिर बॉटल मेथड, जिसका दूसरा नाम फॉप्स मेथड भी है। क्या बोलते हैं इसको? फॉप्स मेथड, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इस बॉटल मेथड का दूसरा नाम क्या है। अब ये जो बॉटल है, क्या है? बॉटल यानी बंद है, स्पेशली ऐसे इमल्सन्स के लिए है जो वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल मतलब जो बिना टेम्परेचर दिए अपने आप उड़ जाते हैं, इनको हम वोलाटाइल बोलते हैं। ठीक है, सब्सटेंस हैविंग वेरी लो विस्कोसिटी। अब इसमें क्या करते हैं, एक पार्ट गम यानी हमने गोंद का ले लिया, 2 पार्ट ऑयल को ऐड कर दिया ड्राई बॉटल के अंदर, है ना। ड्राई बॉटल, पहले हम 1 पार्ट गम को पाउडर कर देते हैं, उसको हमने एक बॉटल में डाल दिया, 2 पार्ट हमने वोलाटाइल ऑयल डाल दिया और खूब अच्छे से ढक्कन को बंद करने के बाद खूब अच्छे से शेक करते हैं, है ना। शेक करते हैं, फिर कुछ वॉल्यूम जितना है उतना ही वॉल्यूम हम पानी का मिला देते हैं। ठीक, जितना पानी है, जितना 2 पार्ट हमने ऑयल मिलाया था, 2 पार्ट हम पानी का मिला देते हैं, फिर से उसको खूब अच्छे से शेक करते, प्राइमरी इमल्सन हमारा रेडी हो जाता है। जैसे ही प्राइमरी इमल्सन रेडी हो जाता है, वैसे ही जितना इमल्सन बनाना है उतना पानी डाल के हम वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं। ठीक है, इसको बॉटल मेथड याद रहे। बॉटल मेथड या फॉस्ट मेथड किसके लिए? वोलाटाइल ऑयल के लिए, है ना, वोलाटाइल ऑयल के लिए, क्योंकि इसको हम खुले में नहीं बना सकते। ठीक, अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। क्या है कि भाई इमल्सन कैसा है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे। अब इसके लिए पहले डाइल्यूशन टेस्ट। अब डाइल्यूशन टेस्ट में क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अगर वाटर इन ऑयल है, वाटर इन ऑयल है ना, इमल्सन तो कैसे पहचानेंगे? यानी ऑयल तुम्हारा ज्यादा है, पानी तुम्हारा कम है, इसमें हम ऑयल मिलाएंगे, ऑयल ज्यादा मिलाएंगे। जब ऑयल ज्यादा मिलाएंगे तो इमल्सन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा वैसा ही इमल्सन रहेगा, वाटर इन ऑयल। लेकिन इस इमल्सन में अगर हम कहीं पानी मिलाना शुरू कर दिए तो फेज इन्वर्जन हो जाएगा, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी डाइल्यूशन टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि इमल्सन ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। उसके बाद कंडक्टिविटी टेस्ट से हमें मालूम है कि पानी जो है, पानी में करंट ज्यादा तेजी से फैलता है और तेल में कम। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक तरफ इमल्सन लिया, एक तरफ इमल्सन लिया ऑयल इन वाटर, इसमें पानी ज्यादा होता है। दूसरा इमल्सन लिया वाटर इन ऑयल, इसमें ऑयल ज्यादा है। ठीक, अब हम देखते हैं जब हम 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो जो पानी है ये गुड कंडक्टर है, इसका बल्ब जल जाता है। लेकिन जो तेल वाला है इसका बल्ब नहीं जलता। क्यों? क्योंकि तेल जो है बैड कंडक्टर होता है। बताओ भाई, ये चीज समझ में आई? यस, ये चीज समझ में आई, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन। तो आगे बढ़े, बोलते जाओ। नहीं समझ में आया होगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना पढ़ाने में। क्लियर पॉइंट? भाई डाइल्यूशन टेस्ट में हम डाइल्यूट करके देख लेते हैं, है ना। अगर सेम चीज है, ऑयल इन वाटर है अगर, है ना, अगर वाटर इन ऑयल है तो तेल डालेंगे तो सही रहेगा, है ना, इमल्सन वैसे ही रहेगा। अगर पानी डाल देंगे तो क्रैक टूट जाएगा। वैसे ही कंडक्टिविटी में पानी वाला है, अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो इसकी कंडक्टिविटी अच्छी रहेगी, तेल की मात्रा ज्यादा है तो कंडक्टिविटी खराब रहेगी। अगला आता है कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, जो लैब में फिल्टर पेपर होता है, एक होता है सफेद कलर का वॉटमैन फिल्टर पेपर जो असली होता है। क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट जो लेते हैं हम, इसमें हम क्या करते हैं, जो वॉटमैन फिल्टर है उसमें हम वॉटमैन फिल्टर पेपर को कोबाल्ट क्लोराइड में, है ना, फिल्टर पेपर होता है सफेद रंग का, इसका टुकड़ा लेते हैं और कोबाल्ट क्लोराइड, है ना, कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें 10 मिनट के लिए इसको हम डिप कर देते हैं। उसके बाद 10 मिनट बाद निकालते हैं, उसको सुखा लेते हैं और फिर इमल्सन में 5 मिनट के लिए, जो भी इमल्सन हमारे पास है 5 मिनट के लिए उस इमल्सन में हम डाल देते हैं। ठीक है, स्ट्रिप टर्न्स ब्लू टू पिंक, है ना, कोबाल्ट का कलर कैसा, ब्लू रहता है, तो स्ट्रिप हमारी ब्लू हो जाएगी। अब हम जब इमल्सन में डालते हैं, अगर स्ट्रिप जो ब्लू है उसका कलर अगर पिंक हो गया, इसका मतलब इमल्सन कैसा है, ऑयल इन वाटर इमल्सन है, ऑयल इन वाटर इमल्सन है ना। और इसके अलावा दूसरा कोई कलर होता है तो वाटर इन ऑयल है।
अगला आता है फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट में हम क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट में क्या करते हैं, एक्सपोजिंग टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ना, जो हमारा इमल्सन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के सामने रखते हैं। अगर कंटिन्यूअस चमकता रहता है तो तेल क्या है, वो चमकेगा, है ना, तेल जो रहेगा तेल साइन करता है। तो अगर इमल्सन चमक रहा है लगातार, इसका मतलब इसमें तेल ज्यादा है, यानी वाटर इन ऑयल है। और अगर स्पॉटी है, अगर स्पॉटी है, बीच बीच में स्पॉट आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें तेल कम है। तो जहां पे तेल मिल रहे हैं वहां पे चमक रहा है, जहां पानी मिल रहा है वहां नहीं चमक रहा है। इसका मतलब हमारा ऑयल इन वाटर इमल्सन है। कैसा है, ऑयल इन वाटर इमल्सन। बताओ भाई, ये दो चीज समझ में आई कि नहीं, बताओ, ये दो चीज समझ में आई कि नहीं? दिमाग हैंग तो नहीं हो रहा है? यस, दिमाग हैंग तो नहीं हो रहा है तुम लोगों का? बोलो, समझ में आई? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। दिमाग नहीं हैंग हो रहा है? समझ में आया कि नहीं? भाई फ्लोरेसेंट है ना भाई। एक एक तुम्हारे पास कांच का ग्लास है, साहिब आलम, ये कुछ टीचरों की प्रॉब्लम है। कुछ कॉलेज में टीचर्स ऐसे होते हैं, हमारे कॉलेज में भी कुछ मैम लोग हैं, उनका हिसाब किताब ऐसा है कि जो उन्होंने लिखा दिया सेशनल में वही लिखोगे तभी वो नंबर देते हैं। समझे, जो उन्होंने लिखा दिया, समझे। फार्मेसी एज ए कैरियर, बेटा हमने 10 साल फार्मेसी में एज ए कैरियर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टीचिंग, एकेडमिक्स, रिसर्च, है ना, सब में काम किया है। हमसे ज्यादा तो तुम्हारे कॉलेज का टीचर भी क्वालिफाइड नहीं होगा ना, उसको इतना एक्सपीरियंस होगा। है, जिन कंपनियों में हम काम करके चले आए, उन कंपनियों के गेट के सामने भी वो नहीं खड़ा हो सकता। उन कंपनियों के गेट के सामने वो खड़ा नहीं हो सकता। समझे, यही प्रॉब्लम है। तो कुछ टीचरों को अगर अलग लिख दिया तुमने तो वो उनको समझ में ही नहीं आएगा, तो उनको कॉपी चेक करने में दिक्कत होगी। तो वो ये चाहते हैं कि जो हम पढ़ाएं, उल्टा पुल्टा जो कुछ पढ़ाएं वही तुम लिख दो, वही हम चेक कर दें। अगर ज्यादा अच्छा लिख दोगे तो उनको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। यस, बी फार्मा कंप्लीट करके कल के चले आए हुए लड़के, जिनको बताता हूं, जिनको हम लोग खुद पढ़ाते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम यही है। इसीलिए टीचर हमारे पढ़ाए हुए बच्चों से अक्सर चिढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे टीचरों से क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं कि नहीं सर ये गलत पढ़ा रहे हो। है, अभी एक बच्चा था, उसने बताया सर जी स्ट्रक्चर कुछ और बताए थे, आपने जो स्ट्रक्चर बताया वो गलत। हमने एक काम करो, जरा फिर से बात करना जाके कि इस स्ट्रक्चर में गलती कहां पे है। तो उन्होंने कहा एक बॉन्ड ज्यादा है। हमने तुरंत बता दिया कि उन्होंने उनसे पूछो जाके, उन्होंने उस किताब से पढ़ाया है क्या, उस किताब में ये बॉन्ड एक्स्ट्रा लगा हुआ है। बाद में पता चला उन्होंने उसी किताब से पढ़ाया था। हमने उनसे कह दो गूगल पे सर्च करे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, वो भी विकीपीडिया से। कभी भी कोई चीज सर्च करो तो विकीपीडिया से सर्च करो, विकीपीडिया सही होती है। बाकी गूगल पे भी बहुत सारी चीजें गलत हैं, लेकिन जब भी सर्च करो विकीपीडिया, विकीपीडिया एक ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें चीजें आपको सही मिलेंगी। कुछ भी गूगल पे सर्च नहीं कर लेना है कि गूगल कुछ भी बोले हम हाँ मान लिए, समझे। गूगल भी सर्च करता है, चीजों को जगह जगह से उठाता है। तो जब भी सर्च करो विकीपीडिया से। अब सोचो, कह रहे भाई वो फार्मेसी एज ए करियर, अबे पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक मैं फार्मेसी एज ए करियर ही हूं, है ना। डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। इससे ज्यादा कोई पढ़ा है? अपने यहाँ के प्रिंसिपल को भी पूछना जाके, है। टीचिंग एम फार्मा वालों को भी मैं पढ़ाता हूँ, बी फार्मा वालों को भी पढ़ाता हूँ, मैं डिप्लोमा को भी पढ़ाता हूँ। ठीक, खैर छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है। राइट, हाँ भाई। तो फ्लोरेसेंट क्लियर है पॉइंट, है ना। अब अगला आता है डाई टेस्ट। क्या आता है? डाई टेस्ट। डाई टेस्ट, डाई वाटर सॉल्युबल डाई, कलर्स जो होते हैं वो किसमें? ओनली ऑयल इन वाटर इमल्सन में सॉल्युबल है। ओनली ऑयल इन वाटर इमल्सन में सॉल्युबल है। कौन? वाटर सॉल्युबल डाई, है ना।
वाटर सॉल्युबल डाई। वाइल ऑयल सॉल्युबल डाई किसमें सॉल्युबल होंगी? खाली वाटर इन इमल्सन में। भाई डाइज दो तरह के होते हैं, एक ऑयल सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। जो ऑयल सॉल्युबल होगी वो वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल में क्या होता है? पानी, ऑयल ज्यादा होता है, ऑयल कंटेंट ज्यादा होता है। नम्रता, बी डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद बी फार्मा 3 साल का होता है, 1 साल का रिलैक्सेशन, यानी तुम्हें फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना, सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है लेटरल एंट्री से। ये डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद का फायदा होता है ना। वाटर सॉल्युबल डाई किसमें घुलनशील होगी? जिसमें पानी का कंटेंट ज्यादा होगा। पानी का कंटेंट किसमें ज्यादा होगा? पानी का कंटेंट किसमें? ऑयल इन वाटर। बेटा हमारे पढ़ाए बच्चे सिर्फ यूपीबीटी में नहीं, यूपीबीटी का तो टीचर मैं खुद ही हूं, बाकी के जो बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड, एमएसबीटी, कर्नाटका बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड है ना, वहां पे भी जाके टॉप करते हैं। और टॉप ही नहीं, अपने पूरे बोर्ड के टॉपर। यूट्यूब पे जरा वीडियो देखो शॉर्ट्स में हमारे, अभी आरजीपीवी में कई बच्चों ने टॉप किया था, है ना। एक बच्ची है सुभद्रा, पूरे उड़ीसा बोर्ड में, पूरे उड़ीसा बोर्ड की टॉपर रही है, समझे। यूपीबीटी में 89% सिर्फ हमारे चैनल से बच्चे पढ़ के लेके आए हैं। ये कल के टीचर, इनको तो खैर मैं वैसे भी कुछ तवज्जो नहीं देता, है ना, छोड़ो खैर। ऑब्जर्वेशन है ना, ऐसे ही टीचर जब मैं वाइवा लेने जाता हूँ ना बेटा, तो पहले बच्चों से पूछता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद वहां के टीचर से पूछता हूँ। टीचर खाली सर झुकाए ऐसे खड़े रहते मेरे सामने, हिम्मत नहीं है कि वो नजर से नजर मिला के बात कर ले, ठीक। हाँ, वाटर सॉल्युबल डाई यूनिफॉर्म कलर। वाटर सॉल्युबल डाई यूनिफॉर्म कलर किसमें देगी? जिसमें पानी का कंटेंट ज्यादा होगा, जिसमें पानी का कंटेंट ज्यादा होता है। यदि पानी में घुलने वाली डाई है तो क्या करेगी? जिसमें पानी, ऑयल इन वाटर में ये घुल जाएगी, राइट। ये आइडेंटिफिकेशन। अगला पॉइंट आता है ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसको अब हम लोग कल पढ़ेंगे। कल ये करने के बाद इस टॉपिक से जितने एमसीक्यू हैं, ये 15-20 मिनट का टॉपिक हमारा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ना, इमल्सन ज्यादा लंबा खिंच गया। ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये वही दवाई है जिसके साथ ड्राई पाउडर बॉटल में रहता है, उसके साथ आरओ वाटर साइड में दे देते हैं, जो पीने के पहले तुरंत घोली जाती है, उसी को हम ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। साथ में हम एमसीक्यू कर लेंगे कल, है ना। तो इस टॉपिक को हम कल करके साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा देंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे। पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो, है ना। डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी को हम लोग चिल्लर फार्मेसी बोलते हैं, है ना। आराम से निकल जाएगा, टेंशन ना लो। तुम लोग कॉपियां मैं ही चेक करूंगा। चलो भाई, बाय बाय।